बीए पाठ तृतीय के प्रिय छात्रों, कुमार संभव जो कि महाकवि कालिदास की एक रचना है, महाकाव्य की श्रेणी का ये ग्रंथ है, जिसका प्रारंभ हमने पिछले वीडियो में किया था। आज हम फिर प्रथम सर्ग के श्लोक संख्या 4 से 7 तक के श्लोकों की व्याख्या करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आप सबको विदित है, प्रथम सर्ग में महाकवि ने हिमालय पर्वत की विशेषताओं का वर्णन किया है। हिमालय पर्वत किन किन गुणों को धारण करता है, उन सब चीज़ों को लेकर बहुत ही रमणीय रूप में इस काव्य की सृष्टि की है। आइए चतुर्थ श्लोक का पाठ करके हम उसके अर्थ को जानने का प्रयास करते हैं। यश्चाप्सरो विभ्रममण्डनानां सम्पादयित्रीं शिखरैर्बिभर्ति बलाहकच्छेद विभक्तरागा मगाल संध्यामिव धातुमत्ताम्। इसका अन्वय है, चाहे यह अप्सरो विभ्रममण्डनानां सम्पादयित्रीं बलाहगच्छेद विभक्तरागाम अकाल संध्याम धातुमत्तामिव शिखर ही बिभर्ति। अर्थात जो हिमालय अप्सराओं के विलास के आभूषणों को बनाने वाली और जिसकी रक्तिम आभा मेघखंडों में प्रतिबिंबित है, ऐसी धातुओं को अकाल संध्या के समान अपने शिखरों पर धारण करता है। यहाँ कुछ शब्द आए हैं जिन्हें समझ लेना चाहिए। विभ्रम का मतलब है क्रीड़ा या विलास। इसी प्रकार से मंडन मंड धातु से ल्युट प्रत्यय करने पर बनता है। संपादयित्रीं सम उपसर्ग पूर्वक पद धातु को, जो कि निजंत है, प्रेरणार्थक है, उसको त्रिच और स्त्रीलिंग की विवक्षा में ङीप प्रत्यय की प्राप्ति होकर के यह शब्द बनता है। द्वितीया के एक वचन में संपादयित्रीं ऐसा बनता है। बलाहकः वारि बहति इति बलाहकः, वारि वाहक को बलाहक आदेश हो जाता है। वारि उपपद पूर्वक वह धातु से यहाँ पर नोल प्रत्यय का विधान किया गया है। विभक्त, यहाँ वि उपसर्ग पूर्वक भस धातु से क्ता प्रत्यय का विधान किया गया है। धातुमत्ता, धातु से मतु प्रत्यय करने पर और स्त्रीलिंग की विवक्षा में तल प्रत्यय करने पर धातुमत्ता ऐसा यह शब्द बनता है। बलाहकच्छेद विभक्त रागाम, इस पद से पर्वतराज हिमालय की अधिक ऊंचाई व्यक्त होती है। इसी प्रकार से यहाँ कुछ समास हैं, उन्हें भी समझ लेना चाहिए। अद्भ्यः सरन्ति इति अप्सरसः, यानी उपपद समास है यहाँ पर। तेषाम अप्सरसाम विभ्रमः, अप्सरसो विभ्रमः, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। तेन मंडनानि तेषामिति, वारीणाम वाहका बलाहका तेषाम छेदेषु विभक्तः रागः येया तामिति बलाहकच्छेद विभक्त रागाम। ये बहुव्रीहि समास की छटा यहाँ पर बन गई है। इस प्रकार से हिमालय पर्वत के सौंदर्य के विषय में यहाँ पर कवि ने वर्णन किया है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए वे कहते हैं, आमेखलम संचरतां घनानां छायामधः सानुगतां निषेव्य उद्वेजिता वृष्टिभिराश्रयन्ते श्रृंगाणि यस्या तपवन्ति सिद्धाः। अर्थात इसका अन्वय है, सिद्धाः आमेखलम संचरतां धनानां अधः सानुगतां छायां निषेव्य वृष्टिभिः उद्वेजिताः सन्तः यस्य हिमाद्रे आतपवन्ति श्रृंगाणि आश्रयन्ते। अर्थात मेखला यानी उपत्यका, उस तक संचार करने वाले मेघों के
नीचे के शिखरों पर छाया का सेवन करके वृष्टि से कष्ट पाए हुए सिद्ध यानी तपस्वी जिस हिमालय के धाम वाले शिखरों का आश्रय लेते हैं। यहां पर धाम किस जगह घाम होना चाहिए, घाम का मतलब तेज होता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो हिमालय पर्वत है उसकी विशेषताएं बतलाते हुए यहाँ पर कवि कह रहे हैं। यहाँ पर कुछ खास शब्द हैं। संचरताम सम उपसर्ग पूर्वक चर धातु से यहाँ पर क्षत्रिय प्रत्यय कर दिया, और फिर गताम जो शब्द है उसमें गम धातु से क्त प्रत्यय कर दिया। उसका स्त्रीलिंग की विवक्षा में टाप प्रत्यय करने पर गता रूप बनता है। उसका द्वितीय का एक वचन का रूप है गताम। निषेव्य नी उपसर्ग पूर्वक सेव धातु से यहाँ पर ल्यप प्रत्यय कर दिया है। उद्वेजिता उद उपसर्ग पूर्वक वेश धातु से यहाँ पर क्त प्रत्यय का विधान किया गया। वृष्टि ही वृष धातु से यहाँ पर तिन प्रत्यय किया गया है। स्त्रियांग तिन एक सूत्र है, वह स्त्रीलिंग की विवक्षा में धातुओं से परे भाव के अर्थ में प्राप्त होता है। आतपवंती यहाँ पर आंग उपसर्ग पूर्वक तप धातु को मतु प्रत्यय का विधान किया गया है। और नपुंसक लिंग बहुवचन का ये रूप बनता है आतपतवंती। सिद्धाहा अणिमादिक जो सिद्धियां हैं उनको प्राप्त लोग जो होते हैं वे सिद्ध कहलाते हैं। और सिद्धियां 8 हैं। अणिमा महिमा चैव गरिमा लघिमा तथा प्राप्ति ही प्राकाम्य मीषित्वम वशित्वम चाष्ट सिद्धया। और सिद्ध किसे कहते हैं? ये तो सिद्धियां हैं, अणिमा महिमा आदि अष्ट सिद्धियां हैं। सिद्ध का लक्षण भी शास्त्रों में दिया गया है। वहां पर कहा गया है अवाप्ताष्ट गुणैश्वर्या सिद्धा सद्भिरुदाहृतः तेषां कुले भी ये जातास ते भी सिद्धा प्रकीर्तितः। अवाप्ताष्ट गुणैश्वर्य जिनको 8 प्रकार के जो गुण हैं, ऐश्वर्य रूपी जो गुण हैं वे प्राप्त हो गए हैं। सद्भि सिद्धा उदाहृतः सज्जन पुरुष उनको सिद्ध के रूप में उदाहरित करते हैं। तेषां कुले ये जाता, ऐसे सिद्ध पुरुषों के कुल में भी जो उत्पन्न होता है ते भी सिद्धा प्रकीर्तिता, उनको भी सिद्ध कहा जाता है। इस प्रकार से सिद्ध और सिद्धि इन दोनों चीज़ों को हमें जान लेना चाहिए। तो जो सिद्ध हैं, तपस्वी लोग हैं, कष्ट पाए हुए हैं, वे हिमालय के जो घाम वाले शिखर हैं उनका आश्रय लेते हैं। हिमालय पर ठंड है, इसलिए ठंड रूपी जो कष्ट है उसको दूर करने के लिए वे आतप रूपी जो सुख है उसको प्राप्त करने के लिए शिखरों का आश्रय लेते हैं, उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। फिर कह रहे हैं पदम तुषारश्रुति धौत रक्तम यस्मिन् न दृष्ट्वापि हतद्विपानां विन्दन्ति मार्गम नखरंध्र मुक्तैर मुक्ता फलहि केसरिणां किरातः। यस्मिन् किराता हतद्विपानां केसरिणां तुषारश्रुति धौत रक्तम पदम अदृष्ट्वापि नखरंध्र मुक्तैः मुक्ता फलहि मार्गम विन्दन्ति। अर्थात जिस पर्वत में किरात लोग बर्फ के प्रवाह से जिनका रक्त धुल गया है, ऐसे हाथियों को मारने वाले सिंहों के मार्ग को पंजों के चिन्ह न दिखाई पड़ने पर भी नखों के छिद्रों से गिरे हुए मोतियों से जान लेते हैं। इस प्रकार का जो हिमालय है जहाँ पर हाथियों के मस्तक से निकाली गई जो मुक्ता फल हैं, जो सिंहों के पंजों में नाखूनों में फंस जाते हैं, उनके चलने पर वहाँ से निकल करके गिर जाते हैं, ऐसा हिमालय है। यहाँ पर भी जो 2 शब्द हैं, 2-4 शब्द उनको भी समझ लेना चाहिए। रक्तम
यह रंज धातु से त प्रत्यय करने पर बनता है। इसी प्रकार ये दृष्टवा, ये दृष्ट धातु से त्वा प्रत्यय करने पर बनता है, अव्यय बन जाता है, त्वा प्रत्यांत अव्यय होता है। द्वीपानाम, द्वि के साथ में पा धातु को कै प्रत्यय प्राप्त होने पर षष्ठी के बहुवचन में द्वीपानाम ऐसा रूप बनता है। और मुक्त ही, मुच धातु से तय प्रत्यय करने पर मुक्त शब्द बनता है, उसका तृतीया का बहुवचन का रूप है मुक्त ही। इस श्लोक से यह व्यक्त होता है कि हिमालय प्रदेश में मुक्ताधारी गजेंद्र निवास करते हैं। सिंह जब गजेंद्रों के मस्तक को फाड़ते हैं तब उनके नाखून में गजमुक्ता लग जाता है, और जब वे चलते हैं तब नखरंध्र से निकलकर इतस्ततः बिखर जाते हैं। इन्हीं बिखरे हुए मोतियों के सहारे किरात लोग सिंहों का पता लगाते हैं। यहाँ पर भी कुछ खास शब्द हैं जिनके समास को समझ लेना चाहिए। तुषार श्रुति भी धौतम रक्तम यस्य तथोक्तम, बहुब्री समास है यहाँ पर। हतः द्विपः यही तेषाम हतद्विपानाम, ये बहुब्री समास है। नखानाम रंध्राणी इति, ये षष्ठी तत्पुरुष हो गया। तही मुक्त ही, नखरंध्र मुक्त ही, उनके द्वारा जो मुक्त है, ये तृतीया का बहुवचन का रूप बन जाता है। षष्ठी तत्पुरुष समास का रूप है, उसका तृतीया का बहुवचन का रूप ये बनता है। फिर कह रहे हैं न्यस्ताक्षरा धातु रसेन यत्र भूर्जत् त्वचः कुंजर बिंदुशोणः व्रजन्ति विद्याधर सुंदरीणाम अनंगलेख क्रियोपयोगम। इसका अन्वय है यत्र धातु रसेन न्यस्ताक्षरः कुंजर बिंदुशोणः भर्जत् त्वचः विद्याधर सुंदरीणाम अनंगलेख क्रियोपयोगम व्रजन्ति। अर्थात यहाँ यानी जिस पर्वत पर धातुओं यानी सिंदूर आदि के रस से जिनमें अक्षर लिखे गए हैं और जो हाथियों के मस्तक के बिंदुओं के समान रक्त वर्ण हैं, ऐसे भोजपत्र विद्याधरों की स्त्रियों के लिए मदन पत्रिका में काम आते हैं। भोजपत्रों के विषय में यहाँ पर विशेष रूप से वर्णन किया गया है। भोजपत्र, जिसको लोक में भोजपत्र कहते हैं, एक बहुत ही पवित्र पत्र है, पत्ता है, जिसके ऊपर प्राचीन काल में लेखक अपनी लेखनी चलाते थे, कुछ लिखते थे, ग्रंथों को संपादित करते थे। यहाँ कुछ खास शब्द हैं, उन्हें भी समझ लेना चाहिए। न्यस्तः, नि उपसर्ग पूर्वक अस धातु से त प्रत्यय करने पर यह शब्द बनता है। और धातु ध्रि धातु है, उसका त्रिजंत रूप है, ये षष्ठी का एक वचन का रूप। इस श्लोक से ये व्यक्त होता है कि दिव्यांगनाओं के विहार के योग्य यह पर्वत है, अर्थात इस पर्वत पर दिव्य स्त्रियां विचरण करती हैं। ऐसा यह हिमालय पर्वत है, सामान्य पर्वत की तरह यह पर्वत नहीं है। यहाँ पर कुछ समास है, उनको भी समझ लेना चाहिए। कुंजरस्य बिंदवः इति कुंजर बिंदवः, षष्ठी तत्पुरुष है यहाँ पर। ते इव शोणः कुंजर बिंदु शोणः, या फिर कर्मधारय समास हो गया। अर्थात धातुओं के रस से जिनके अक्षर लिखे गए हैं। अनंगस्य लेखा अनंग लेखा, षष्ठी तत्पुरुष समास यहाँ पर। तेषाम क्रियया उपयोगम अनंग लेख क्रियोपयोगम, अर्थात विद्याधरों की स्त्रियों के लिए मदन पत्रिका के काम में आते हैं। अनंग लेख क्रियोपयोगम। इस प्रकार से महाकवि कालिदास ने कुमार संभव के इन 4 श्लोकों के अंदर पूर्ववत पर्वतराज हिमालय का वर्णन किया गया है। आप सबको यह विदित होना चाहिए कि प्रथम सर्ग में हिमालय की सुषमा का जो सहज वर्णन यहाँ पर किया गया है, तत्कालीन
यहाँ की जो संस्कृति है उसका यहाँ पर जो वर्णन किया गया है, यहाँ की जो जो भौगोलिक परिस्थिति है उसका जैसा सुंदर और यथार्थ वर्णन किया गया है, यहाँ पर रहने वाली जो जातियां हैं उन सब के विषय में यहाँ पर जो वर्णन किया जा रहा है वह सब अनुपम है और इतिहास की दृष्टि से वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अस्तु, आज हम प्रथम सर्ग के 7वें श्लोक तक के इन श्लोकों की व्याख्या करके विराम लेते हैं और अग्रिम श्लोकों की व्याख्या करने के लिए आपसे पुनः अग्रिम वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।